बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें कैपिटल गेन के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जब उसको हम सेल करेंगे तो किस तरीके से कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, किस तरीके से वो एग्जम्प्ट होगा और क्या रेट अप्लाई होगा। यानी कि पूरा एक लॉजिक है जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन थे, तो इस लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। जो सेक्शन 37 है, एक सेक्शन 37 है, उसके अंदर बता दिया गया है कि जो कैपिटल गेन की कितने परसेंट यानी किस परसेंटेज से वो टैक्सीबल है और किस परसेंटेज यानी कि कब वो एग्जम्प्ट है। यहाँ पे जैसे ये 0% आ रहा है, तो इसी तरीके से जो रेट है कि जो गेन हमारा टैक्सीबल होगा उसका जो रेट है वो फर्स्ट स्केड्यूल के जो में अवेलेबल है, और उसके अंदर भी परसेंटेज दे दी गई है कि कितने परसेंट तक अगर गेन है तो क्या, जैसे लेस देन 5% है तो उस पे क्या रेट है, मोर देन 5 और लेस देन 10 है तो क्या रेट है। अभी हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू स्टडी करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लें कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल कर रही है, उसमें जो गेन है वो कैलकुलेट किस तरीके से होगा कि अगर आपने एक साल के अंदर ड्यूरिंग 1 ईयर आपने जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर दी है, मतलब मैंने एक साल के अंदर परचेज़ की और एक साल में ही उसको सेल कर दी। मतलब आज फॉर एग्जांपल आज है 1 अक्टूबर, तो मैंने 4 अप्रैल को 5 अप्रैल को यानी कि ड्यूरिंग वन पीरियड लास्ट प्रीवियस 1 ईयर में मैंने उसको परचेज़ किया विद इन 1 ईयर, और विद इन 1 ईयर ही उसको मैंने सेल कर दिया। तो जो जितना भी गेन होगा वो सारे का सारा टैक्सीबल होगा। मतलब ये है कि एक प्लॉट है उसकी जो सेल प्राइस है फॉर एग्जांपल वो आ रही है आपके पास 2 मिलियन की, और उसकी जो कॉस्ट है फॉर एग्जांपल वो है 1.5 की। तो ये ड्यूरिंग 1 ईयर मैंने अगर सेल कर दी है तो ये जो 5 लाख रुपया आ रहा है वो सारे का सारा क्या होगा, टैक्सीबल होगा। अब ये चूंकि अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ हो रहा है कि विद इन 1 ईयर वाला, तो ये 5 लाख रुपया किस स्लैब में फॉल कर रहा है, इस स्लैब में है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5% के साथ। तो ये सारी की सारी जो फिगर है वो जो इसकी फिगर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी कि उसके ऊपर यानी कि ये गेन टैक्सीबल है, ये टैक्स रेट होगा, और इस तरीके से हम उसको टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट कर देंगे। अब इसी तरीके से अगली एग्जांपल अगर हम देख लें तो अगली एग्जांपल में क्या आ रहा है कि जी अगर फॉर एग्जांपल जो प्लॉट है सेल कर रहे हैं आप, वो 2 साल से मतलब एक साल से ज़्यादा है और 2 साल से कम है, तो फिर जो गेन है जैसे उसी एग्जांपल में हम देखें तो 5 लाख का जो 75% है वो क्या हो जाएगा, टैक्सीबल हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसके ऊपर हम स्लैब रेट अप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि 3.5% वाला ही अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगली कैटेगरी आ रही है उसमें वो ये कह रहा है कि जी जो गेन है तो 2 साल से ज़्यादा है लेकिन 3 साल से कम है, तो जो 5 लाख की फिगर आ रही है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50% के साथ, यानी कि जो फिगर बन जाएगी 2.5 लाख, और 2.5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5% के साथ। मतलब रेट अप्लाई, ये परसेंटेज अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको कम उसके ऊपर रेट अप्लाई किया जाएगा फर्स्ट कैजुअल का। तो इस तरीके से जो 3 साल से कम यानी कि जो जिसकी 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम है तो ड्यूरेशन होगी तो उसके ऊपर ये परसेंटेज आएगी। सेम इसी तरीके से अगर आप 4 साल 3 साल से ज़्यादा है और 4 साल से कम है तो जो 5 लाख की फिगर है जो हमने देखी है इसको आप 25% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1 लाख है उसको 3.5% के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, और ये हमारी फिगर निकल आएगी टैक्सीबल फिगर। और सेविंग के सूरत में जो एज़ पर स्लैब या एज़ पर रूल हमारे पास जो सेविंग अवेलेबल है उसके मुताबिक कोई भी प्लाट है वो 4 साल से अगर आप ऊपर सेल कर रहे हैं, यानी कि उसकी जो परचेज और सेल के दरमियान 4 साल का डिफरेंस है, तो जो गेन है उस पर कोई गेन नहीं है, वो 0% टैक्सीबल है। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको स्टडी कर लेते हैं कि एक एग्जांपल हम लेते हैं प्लॉट की, और दो प्लॉट की एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद उसको हम देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से कैरी कर सकते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल है कि एक प्लॉट है, जो प्लॉट ए है डीएचए लाहौर में, उसकी जो डेट ऑफ परचेज है वो 1 जनवरी और 2008 है, और इसी तरीके से जब हम उसको सेल कर रहे हैं तो 3 मार्च 2022 है। तो ये 14 ईयर का ड्यूरेशन है, तो क्या इस पे गेन आएगा? तो एज़ पर रूल इसके ऊपर कोई गेन नहीं आएगा क्योंकि ये 4 साल से ज़्यादा हम सेल कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ लाजमी देखिएगा कि जो भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं
ये सारी की सारी जो प्लॉट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये रिटर्न के अंदर डिक्लेयर होनी चाहिए। लेकिन अगर रिटर्न में पहले वैल्यू अवेलेबल नहीं है, डिक्लेयर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो भी सेल प्रोसीड या कंसिडरेशन रिसीव हो रही है, यानी कि जो उसमें अमाउंट रिसीव हो रही है, जो भी आपके बैंक अकाउंट में आ रही है या कैश की फॉर्म में आ रही है, वो सारी की सारी उसका सोर्स कोई नहीं है, वो तो ब्लैक मनी है। तो इसका मतलब ये है कि हमें वो प्लाट हमने ये पहले देखना है कि क्या वो डिक्लेयर हुआ है। जैसे रूल के मुताबिक जो भी हमारे नाम पे जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं, हमें डिक्लेयर करना है। तो ये हमने देखना है कि जो भी प्लाट जिसकी भी डिस्कशन हो रही है, वो रिटर्न के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आता है एग्जाम्पल 2 के प्लॉट बी है डीएचए में, वो 2019 जनवरी में परचेज किया और 2022 मार्च में सेल कर दिया, जिसकी ड्यूरेशन है 3.14। इसको राउंड ऑफ नहीं करना, इसको मतलब ये 2 डेसिमल पे लेके जाना है, फिर आप हमें पता चलेगा ये कितनी फिगर है, 3.14। अब 3.14 को अगर आप देखें तो ये किस पीरियड में फॉल कर रहा है, ये आ रहा है 2 साल। ये इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि 3 साल से ऊपर निकल गया। एक्सीड 3 ईयर, तो ये किस में आ जाएगा, 25% में। तो अब हम क्या करते हैं कि जो फिगर उसकी सेल है 1 मिलियन की और परचेज है 10 मिलियन की, सॉरी, और जो परचेज है वो परचेज है 7.5 की है, तो जो गेन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.5 का। तो 2.5 के ऊपर हम अब इसकी जो कितने परसेंट टैक्सीबल होगा, 2.5 को अगर हम स्लैब में आके देखें तो वो कह रहा है 25% टैक्सीबल है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25% की जो फिगर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6,25,000, जो कि आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। ये फिगर आ गई। अब उसके बाद क्या होगा कि जी इसके ऊपर हम स्लैब रेट अप्लाई कर देंगे। स्लैब रेट कौन से अप्लाई हो जाएंगे कि जो लेस देन 5 मिलियन वाली स्लैब रेट है, तो उस पर क्या रेट आ रहा है, 3.5%। तो 6,25,000 का 3.5% हम लेंगे तो फिगर आपके सामने आ जाएगी 21,875 रुपये। तो ये हमारा जो फिगर है ये क्या निकलेगी, टैक्सीबल, यानी कि ये हमारा टैक्स बनता है। ये टैक्सीबल फिगर है और ये हम टैक्स देंगे। अब हम देखते हैं कि हमने रिटर्न के ऊपर यानी कि आईआरएस के ऊपर इसको कैसे रिपोर्ट करना है। आईआरएस आपने इस तरीके से ओपन कर लेना है और उसके बाद ओपन करने के बाद 1114 का फॉर्म आपने आरएस में ओपन करना है और ओपन करने के बाद लेफ़्ट साइड पे आपके पास सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल एसेट आ रहा है। तो कैपिटल एसेट में क्लिक करना है। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म यानी कि सिक्योरिटीज़ के ऊपर है, या ज्वेलरी वगैरह के ऊपर जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये उसके ऊपर है। इसके ऊपर सेपरेट हम लेक्चर देखेंगे। तो अभी हम क्लिक करेंगे कैपिटल गेन के ऊपर। तो दूसरी एग्जांपल में हमने, पहली एग्जांपल में तो वो 4 साल से ज़्यादा था, कोई टैक्सीबल नहीं था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2.5 मिलियन गेन था और वो 3 साल से ज़्यादा था और 4 साल से कम है। तो ये तो हमने मैनुअल कैलकुलेशन की कि हमारे मुताबिक यानी कि रूल के मुताबिक कितना टैक्स बनना चाहिए, तो वो बना 21,875, यानी कि 6,25,000 का 3.5%। तो अब हम आईआरएस पे आते हैं और आईआरएस पे आके हमने क्या किया कि इस टोटल जो कैपिटल गेन का टैब है, वहाँ पे टोटल अमाउंट लिखनी है 2.5 मिलियन, यानी कि टोटल गेन कितना है। और इसी तरीके से आपने फाइनल फिक्स में भी इसको फिगर को लिखना है क्योंकि ये फाइनल एंड फिक्स में आएगा। उसके बाद आता है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में आने के बाद आपने जो फिगर है ये देखी कि यहाँ पे जो कैपिटल गेन जो एसेट दिखा रहा है वो कितना है, 2.5, यानी कि कितना हमारा गेन रिसीव हुआ है। फिर आपने आना है फाइनल, फिक्स और मिनिमम में। तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है कि कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 37(3)(a) वेयर होल्डिंग पीरियड एक्सीड 3 ईयर्स बट डज नॉट एक्सीड 4 ईयर्स। तो हमारा ये फिगर वही है कि वहाँ पे हमारा जो पीरियड आ रहा है वो 3.16 आ रहा है, मतलब 3 साल से ज़्यादा है, 4 साल से कम है। तो मैंने वो फिगर 2.5 लिख दी। तो उसके बाद मैंने जब कैलकुलेट पे क्लिक किया तो मेरे पास जो टैक्स निकलेगा वो निकल आएगा 2185, जो कि ये फिगर आ गई 2185। तो इस तरीके से आपने गेन की जो कैलकुलेशन कर लेनी है। और यहाँ पे एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं कि 236C का टैक्स है जो सेलर पे करता है, यानी कि एट द सेल टाइम ऑफ जब प्रॉपर्टी सेल होती है तो वो जो टैक्स है वो एडजस्टेबल होता है। यानी कि वो जो टैक्स जितना भी पे हुआ होगा वो आपने एडजस्टेबल के टैब में आना है। और जो 236C जो टैक्स है 1% या 2% है वो आपने यहाँ पे ला के उसको रिपोर्ट करना है। तो वो जो 21,000 हमारा पेबल निकल रहा है और यहाँ पे अगर हमने कोई 1% या 2% पे किया है तो वो एडजस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हम पे करेंगे या वो रिफंडेबल आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने ये जो फिगर है
ये इसको आपने इसमें आयरस के अंदर रिकॉर्ड करना है। और एक चीज़ याद रखें कि जो ये हमने अभी कैलकुलेशन की है, ये सारी हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए की है, और आयरस में आपने देखा है हमने 2.5 मिलियन और रेलिवेंट टैब के अंदर चीज़ें एंटर की हैं, तो हमारे पास जो टैक्स है वो उसने 2187, यानी कि हमने रूल के मुताबिक खुद कैलकुलेट किया और उसके बाद आयरस को कंपेयर किया। तो हमने हमेशा ये डिस्कशन की है कि जब भी आप कैलकुलेशन करें उससे पहले सबसे पहले हमें खुद प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए और कि क्या होना चाहिए। उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे कि आईआरएस किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि आईआरएस में अभी भी काफ़ी बेशुमार गलतियाँ हैं, जिसकी वजह से जो टैक्स है वो सम टाइम कम कैलकुलेट हो रहा है और सम टाइम ज़्यादा, और मोस्ट ऑफ द केसेस वो ज़्यादा कैलकुलेट हो रहा है। तो इस तरीके से कैपिटल गेन जो है वो आपने रिकॉर्ड करना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कंक्लूड करते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी हम सेल कर रहे हैं उसको आपने मेक श्योर करना है कि वो ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी हो। अगर ड्यूरिंग द पीरियड आप ले रहे हैं और ड्यूरिंग द पीरियड सेल कर रहे हैं, ऑब्वियसली फिर तो वो रिपोर्ट नहीं होगी, लेकिन वो आपके जो कैश फ्लोज हैं, सोर्स है, वहाँ पे नज़र आएगी, यानी कि आउटफ्लो या इनफ्लो के अंदर आप उसको दिखाएंगे। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी है वो आप जब डिक्लेयर होगी उसको सेल करेंगे, तो होल्डिंग पीरियड के मुताबिक हमने ये परसेंटेज अप्लाई करते जानी है। जो भी गेन आएगा होल्डिंग पीरियड के मुताबिक वहाँ परसेंटेज हमने अप्लाई की। वो करने के बाद जो नेट फिगर आएगी परसेंटेज अप्लाई करने के बाद, उसको हम देखेंगे कि किस फिगर, यानी कि किस स्लैब में फॉल कर रही है। तो अगर वो ग्रेटर देन 5 मिलियन है तो 7.5 है, और लेस देन 10 है। इसी तरीके से अगर लेस देन 5 है तो 3.5% है। तो मैक्सिमम इसके ऊपर कितने परसेंट गेन है, 15%। तो ये करने के बाद फिर हमने आईआरएस के अंदर देखा कि आईआरएस पे हमने किस तरीके से उसको रिपोर्टिंग की। तो इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हुआ मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।